बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन गरामी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़श्ता रोज़ नाअहल करार दिया गया है, या यूँ कहा जाए कि उनको डिसीट कर दिया गया है, तो ये बेहतर होगा। तोशाखाना केस में ये नाअहली अमल में लाई गई है और इस फैसले के बाद इमरान खान साहब की जानिब से इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। इस फैसले के कानूनी नकात क्या हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन गरामी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस फैसले के बाद सियासी तौर पर कुछ ज़्यादा मुतहरिक होते दिखाई दे रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से एक मरतबा फिर से मीडिया से गुफ्तगू की गई, एक मरतबा फिर से उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। गो कि ये ऐलान हम पिछले कई हफ्तों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज के ऐलान में फ़र्क ये है कि उनकी जानिब से फाइनली ये अनाउंस कर दिया गया है, ये बता दिया गया है कि जुमेरात या जुमे को वो फाइनल ये बता देंगे कि वो कब से लॉन्ग मार्च पर जाएंगे। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ये मार्च गुज़िश्ता मार्चों से बेहतर होगा और अलग होगा। क्या अलग होगा, क्या बेहतर होगा, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान को एक अच्छी खबर मिली, एक बड़ी खुशखबरी कहा जाए तो ये गलत ना होगा। फैटिफ के हवाले से फैटिफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है और पाकिस्तान के लिए अब कर्ज़ के हसूल में जो मुश्किलात हैं उनमें आसानी पैदा होगी। यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन इसके बाद जो सियासी सूरत हाल है वो भी तमाम पाकिस्तानियों के सामने है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इस मुतालिक बयान देते हुए ये कहा गया है कि तमाम की तमाम जो एफ़र्ट्स की गई हैं वो हमारी हुकूमत की जानिब से की गई हैं। याद रहे कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट बने सिर्फ 6 माह से भी कम अरसा गुजरा है और ज़्यादातर जो नकात हैं वो ये तस्लीम किया जा रहा है फैटिफ की जानिब से भी कि वो गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से जो 4 साला जो उनकी जानिब से मेहनत की गई उसका नतीजा है कि तमाम की तमाम जो उस दौरान में कार्रवाई अमल में लाई गई उसका ये नतीजा है कि पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट में निकला है। ये भी जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे कि क्यों तमाम का तमाम क्रेडिट मौजूदा हुकूमत खुद हासिल करना चाहती है। अपने पैनल का मैं तारुफ करवाता चलूँ, वक़ास अब्रेज़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कानूनी माहिर हैं, बहुत अच्छा तज्ज़िया कानून के हवाले से पेश करते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बतूल जंजुआ साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, राना अरशद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद करूंगा। सबसे पहले मैं बतूल जंजुआ साहिबा आपकी जानिब आना चाहूंगा। फैसला आ गया और फैसले को अब चैलेंज भी कर दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से। सबसे पहले फैसले के मुताल्लिक आप क्या कहना चाहेंगी? क्या इसके ऊपर लीगल पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आप कोर्ट में गई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने एक निहायत ही एक जिसको कहते हैं ना कि नॉन सीरियस किस्म का एटीट्यूड दिखाया, इस तरह का एक वर्डिक्ट, इस तरह की एक जजमेंट देके। इलेक्शन सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन का के ये दायरा इख्तियार है कि वो किसी को डीसीट या डिस्क्वालीफाई कर सके? पहला तो सवाल ये। और दूसरा जी ये बताएं कि जब वो उनके साइन ही नहीं थे एक मेंबर के, तो वो कैसे उसको कर सकते हैं? और फिर दूसरा, इतने घंटे गुजर गए, एक दिन गुजर गया और फिर जाके अभी तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ रहा। तो इस किस्म की जब आप हरकतें करते हैं और फिर जो हमें कहते हैं कि हम इदारों को जो है मुतनाज़ा ना बनाएं, इदारों पे सवाल ना उठाएं, जब इदारे खुद इतने इनकॉम्पिटेंट और इतने ऐसे फजूल जब वर्डिक्ट देंगे तो फिर हम कैसे सवाल नहीं उठाएंगे? पहली चीज, इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार नहीं है। वो अपना रेफरेंस भेजता कोर्ट पे, वो अपने जो रेफरेंस भेजता जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, जो एक लॉ है, उन्होंने वो भेजा नहीं। वो पहले तो इलेक्शन कमीशन ये जवाब दे कि वो किस बेसिस पे ये कर रहे हैं। और फिर दूसरी चीज ये कि हमने जो इमरान खान साहब ने जो तोशाखाना के गिफ्ट थे वो अपने एसेट्स में डिक्लेयर किया हुआ है, उनके जो इनकम टैक्स रिटर्न थे वो भी फाइल हैं। तो वो ये सवाल कैसे कर सकते हैं कि इसमें कोई मिसटेक्सराइजेशन हुई है या कोई झूठ बोला गया है? ठीक है, राना अरशद साहब आपकी जानिब आना चाहूंगा, क्या जवाब देना चाहेंगे सबसे पहले? उसके बाद हम कानूनी नकात के ऊपर बात करेंगे वक़ास अब्रेज़ खान साहब से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका मशकूर हूँ, आपके कैपिटल टीवी चैनल का मैं मशकूर हूँ कि आप हमेशा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करने का मौका देते हैं। तो मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं या कोई भी कारकुन जो है उसका अपनी लीडरशिप से एक मोहब्बत होता है, वो पार्टी जो हो। और इसमें इशू ये है कि ये कहना आसान है कि हम दूसरों पर बड़ी बात करते हैं, लेकिन हक़ाइक़ ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर कौन है?
इनकी तैनाती इमरान खान ने की और ये सेक्रेटरी रेलवे थे तो शेख रशीद साहब इनकी एक्सटेंशन के लिए बार बार जोर लगा रहे थे। और उसके बाद आप ये देखें कि अगर वो फॉरेन फंडिंग केस जो है वो 2012 से शुरू था, उसको प्रलॉन्ग करे तो वो बहुत अच्छा है। और वो फैसला कितने दिन होने के बाद अनाउंस होता है और फॉरेन फंडिंग केस में 16 के करीब या 23 के करीब अकाउंट छुपाए जाते हैं और वो अकाउंट जो है वो मेन लीडरशिप के नाम है। असद कैसर हों या महमूद रशीद साहब हों या असद कैसर अपना उस्मान खटक परवेज खटक साहब हों। अब इशू ये है कि ये फैसला जो हुआ है, ये तोशा खाना के जो गिफ्ट थे उनको छुपाया गया है, उनको खरीदा गया है और जो खरीदने की अमाउंट है वो खान साहब के अकाउंट से गई है। चीज ये देखी जा रही है। और वो 20% में खरीदे गए हैं, वो 50% में खरीदे गए हैं और उसके बाद फिर वो फरोख्त करना। एक चीज मान लेता हूं मैं कि जी बिल्कुल गिफ्ट प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट, वो गिफ्ट एक मतलब रूल्स फ्रेम कर दिए गए हैं कि वो इस कीमत पर खरीद सकते हैं, लेकिन गिफ्ट जो होता है वो अपने पास रखा जाता है। गिफ्ट को लेकर कारोबार नहीं किया जाता कि आज अगर 2 करोड़ के खरीदे जाते हैं तो 16 या 18 करोड़ के बेच दूं और फिर मैं अपने एहसासों में डिक्लेयर ना करूं, फिर 62 1 और 63 1P को के तहत जो ये फैसला आया है, इन चीजों को देखना है कि मियां नवाज शरीफ साहब को किस तरह फर्क किया गया कि बेडशीट तनख्वाह नहीं ली और यूसुफ गिलानी साहब को फर्क किया गया कि एक लेटर नहीं लिखा। और फिर उसी तरह मैं समझता हूं फैसल वापडा साहब की दोहरी शहरियत थी। तो ये तमाम इश्यूज देखने के बाद आज जो खान साहब के ऊपर मैं समझता हूं जो उनके डिसीजन में चीज डिक्लेयर हो गई है, वो मैं समझता हूं वो माली करप्शन है, वो ठीक माली है। ये पॉइंट आ गया राना शाह साहब, पॉइंट आपका आ गया। आपने पॉइंट ये उठाया है कि गिफ्ट रखा जा सकता है, गिफ्ट बेचा नहीं जा सकता, इसके ऊपर कारोबार नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर मैं बतूल जंजुआ साहिबा की जानिब जाऊंगा, उनसे इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन उससे पहले वक़ास अब्रेज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। वक़ास अब्रेज़ खान साहब, सबसे पहले जो दार इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है PTI की जानिब से बार बार, और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का दार इख्तियार नहीं है, नाअहली नहीं की जा सकती। सबसे पहले इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, जहां तक इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का ताल्लुक है, मस्ट से वन थिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एक आईनी इंस्टीट्यूशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। और जहां पे कोई भी एक मेंबर, कोई भी ऐसा शख्स जो अपने कागजात नामजदगी में कोई मिस डिक्लेरेशन करता है, कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग या किसी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रद्दोबदल करता है, तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल तौर पे ये इख्तियारात, ये उसकी फंक्शनिंग में आता है कि उस शख्स को बुला के पूछ सकता है। और अगर वो शख्स जो है किसी करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब ठहरता है, तो जो सेक्शन 173 है, 167 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके तहत उसको कन्विक्ट कर सकता है, उसको नाअहल कर सकता है। मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि कल जो सेक्शन 137 को मलूज़ हाथ रखा गया, जिसमें सबसे ज्यादा एम्फासाइज किया गया मोहसिन नाजर साहब के वकील की तरफ से। सेकेंडली आर्टिकल 63 1P के तहत इनको नाअहल किया गया कि ये सिंगल टाइम नाअहल हो चुके हैं और फॉर दिस स्पेसिफिक टर्म उनको नाअहल कर दिया गया। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैन। नंबर 1 ये कि 12 PTI की तरफ से इस चीज का बवेला मचाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है ये प्रेजुडिस है, बाइस्ड है। यही इलेक्शन कमीशन थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 63A1 की इंटरप्रिटेशन की थी, तो उस वक्त इसी इलेक्शन कमीशन ने उन 20 अराकीन को नाअहल किया था इन द लाइट ऑफ इंटरप्रिटेशन डन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त उनकी शान में कसीदे भी पढ़े गए थे, खुशी की बगले भी बजाई गई थी। इसी तरह यही हाई कोर्ट्स है, यही सुप्रीम कोर्ट है, किसी भी पार्टी के हक में फैसला आता है तो उस वक्त बड़ी उनकी तारीफें की जाती है, जब इनके खिलाफ फैसला आता है तो उस वक्त उनकी तस्दीक भी की जाती है, तमस्सर भी उड़ाया जाता है, डिस्पर्ज भी किया जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि हर वो पार्टी
जिसके खिलाफ फैसला आए, दे हैव सो मेनी अदर लीगल ग्राउंड, लीगल फोरम, वो हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है, दे कैन मूव टू द हाई कोर्ट, दे कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। वहां पे जाके एपलेट फोरम पे जहां पे आप समझते हैं कोई कानूनी सुकम था, लीगल डिफेक्ट था, या इलेक्शन कमीशन किसी क्वेश्चन को नहीं अंडरस्टैंड कर सका। देखिए, ऑब्जेक्शन जहां तक किस स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन के हवाले से ये तो रेज की गई थी बैरिस्टर अली जफर साहब की तरफ से, और कैटेगोरिकली उनको बताया गया था कि जजमेंट का भी हवाला दिया गया था। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग, मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि अपने कागजात नामजदगी में मिस डिक्लेरेशन करता है, तो उन्हीं के लॉ के अंदर सेक्शन 167 भी मौजूद है, 173 भी मौजूद है, कैटेगोरिकली लिखा गया है तो उस शख्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ही वुड लूज और सीज टू बी अ मेंबर ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट। ठीक है बतूल जंजू साहब, तमाम की तमाम आपने गुफ्तगू सुनी दोनों मेहमानों की, और कानूनी पॉइंट भी आपने सुन लिया। मिस डिक्लेरेशन की बात ये गुज़िश्ता रोज़ भी हम सुन रहे थे, और वक़ास अब्रेज़ खान साहब की जानिब से ये क्लियर भी कर दी गई है बात, और ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि बाज़ पुर्स की जा सकती है, इलेक्शन कमीशन इख्तियार रखता है बाज़ पुर्स करने की। दूसरा जो पॉइंट राना अरशद साहब ने बताया, मैडम उसके ऊपर भी जवाब आपका मैं चाहूँगा। इन्होंने कहा कि गिफ्ट रखा जा सकता है और उसकी कीमत अदा की जा सकती है, लेकिन गिफ्ट पर कारोबार नहीं किया जा सकता। जो इल्ज़ाम है वो ये भी है कि घड़ी को बेचा गया, इसके ऊपर भी क्या कहेंगी आप? देखिए, पहले तो मैं राना साहब के जो सवाल हैं और जिनका कमेंट है कि वो देखें, जो वर्डिक्ट आया है और जो इस सबके जो पीछे एक जो चाल, एक जो साजिश खेली गई है, वो यही थी कि एक नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब को एक ही, उन दोनों को दिखाया जाए कि वो दोनों एक ही तरह के शख्स हैं, उन दोनों को एक ही चीज पे, यानी करप्ट प्रैक्टिसेस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो प्रैक्टिस इसीलिए सारी की गई है। तो मैं जो इनकी जो एक खुशफहमी समझना है कि वो इमरान खान, ये नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब के साथ कंपेयर जो करना चाह रहे हैं कि जी दोनों डिस्क्वालीफाई हैं, तो फिर मैं उनकी खुशफहमी जरा दूर कर दूं कि ये जो केस है, आप ये जो हिसाब से तोशा खाना की जो बात आती है, तो अब आप जाएं 90s में और इससे जो पहले के दहाई में, तब तो कोई हिसाब दिया ही नहीं था ना नवाज शरीफ साहब ने, और जो आज इनके साथ जो पीडीएम के जो बाकी दीगर जमातें हैं, पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने तो कभी तोशा खाना का हिसाब भी नहीं दिया था। 10 से 12% पे ये डिक्लेयर करते थे। इनको तो मेरा हाल है, प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको 50% में क्यों खरीदा। तो अगर जब हिसाब की बात आ रही है तो मुझे बताया कि 97 में जब ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो तुर्कमेनिस्तानी हुकूमत ने इनको कालीन दिया था, वो 50 रुपए देकर जी उन्होंने डिक्लेयर किया। फिर कतर के जो वली अहद का जो दिया हुआ ब्रीफकेस था, वो उसकी जो डिक्लेरेशन 875 रुपीज थी। 99 में सऊदी अरब से जो मिलने वाली 45 लाख की जो मर्सिडीज थी, वो 6 लाख में डिक्लेयर हुई थी। सऊदी हुकूमत ने जो इनको एक तोहफा दिया था, उसको 1 लाख का उसको 14,000 रुपए में कर दिया था उन्होंने। अबू धाबी के हुक्मरान की तरफ से नवाज शरीफ और जो बेगम कुलसूम साहिबा के लिए जो आई थी, जो घड़ियां आई थी, उनकी जो थी, उनकी कीमत उनको 10 लाख से ऊपर थी, जिसको 45,000 में उन्होंने किया था। तो मतलब ये खुद के किन ग्राउंड से ये सवाल करें। और दूसरी बात, यहाँ पे जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू उनको दे रहे हैं कि पूरे जो इस वक्त मुल्क के जो कानून साज हैं, वो बैठ के यही बात करें कि ईसीपी का दायरा इख्तियार नहीं है। और मैं अभी भी यही पॉइंट रेज करूंगी, अगर आप ये लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप हमें भी गाइड करें, कौन को मिसगाइड ना करें। क्या ईसीपी का दायरा इख्तियार है कि वो डीसीट करे, या वो रेफरेंस बना के वो भेजे उसको कोर्ट में, जो कोर्ट ने फैसला करना है वो करे। नवाज शरीफ साहब के केस में, पनामा के केस में क्या होता, कोर्ट की तरफ से आई थी जी, ये इलेक्शन कमीशन ने तो खुद ने किया था। तो ठीक है बतूल जंजुआ साहब, अब पॉइंट आपका आ गया। मैं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जवाब लूंगा। वक़ास अब्रेज़ खान साहब भी मौजूद हैं, राना अरशद साहब भी मौजूद हैं, आप भी साथ रहिएगा। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहाँ से गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं तोशा खाना केस के हवाले से, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की नाअहली अमल में लाई गई है, और इसके बाद इमरान खान साहब इसकी अपील इसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए हैं। अपील उनकी जानिब से कर दी गई है और इस केस को मंजूर भी कर लिया गया है, और इसके ऊपर अब आगे कानूनी जंग लड़ी जाएगी। वक़ास अब्रेज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बतूल जंजुआ साहिबा हैं, राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
वक़ास अब्रेज़ खान साहब, सबसे पहले तो आपने तमाम की तमाम गुफ्तगू सुनी। बतूल जंजुआ साहिबा की जानिब से फिर से यही सवाल उठाया गया है कि हमें ये समझा दें, हमें ये बता दें कि दायरे इख्तियार में किस तरह आता है ये इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन कमीशन के, और दूसरी ये भी ये बताइएगा कि इसकी जो मुद्दत है उसके मुतालिक क्या कहेंगे आप, कितनी मुद्दत के लिए नाअहली इसको माना जाए? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि 5 साल, दूसरा ये कहा गया कि सिर्फ मौजूदा हुकूमत के टर्म के अंदर ही ये नाअहली होगी। अगर ऐसा होगा तो अभी जो रिसेंटली सीटें जीती हैं इमरान खान साहब की जानिब से, उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या उसके ऊपर भी नाअहल ही माना जाए इमरान खान साहब को? जैन भाई, ये जो बीबी बात कर रही थी कि हमें ये समझाया जाए कि जो मुल्क के अंदर मैक्सिमम मुकला है उनका ये मौक़िफ़ है, ईसीबी की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे मोस्ट ऑफ द लॉयर्स का ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये उन लॉयर्स का ओपिनियन ज़रूर हो सकता है कि जिन्होंने कहा था कि कासिम सूरी साहब ने जब आर्टिकल 5 के तहत गद्दारी, वफादारी और लॉयल्टी डिसलॉयल्टी के फतवे बांटे थे और उन्होंने कहा था कि इसको एग्जम्पशन हासिल आर्टिकल 66 और 69 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कालअदम करार दिया था। उस वक्त भी बहुत सारे वकला ये कहते थे कि ये रूलिंग जो है वो दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ कि हमें सियासी चश्मे और सियासी ऐनकों से कानून की तशरीह नहीं करनी चाहिए, बल्कि लॉ मस्ट बी इंटरप्रेटेड एज इट हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी जो चीज़ आपने पूछी कि हमारे जो इस वक्त मौजूदा इस डिसीजन की रोशनी के अंदर क्या ये सिंगल टर्म के लिए हैं, अगर हम सेक्शन 137 को देखें और एट द सेम टाइम 63(1)(p) को देखें तो उसके अंदर जो वर्डिंग इस्तेमाल की है फॉर दी सिंगल टाइम जो है वो इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया और इस टर्म के लिए, और उसके बाद जो है ही वुड बी एलिजिबल टू कंटेस्ट फॉर दी मेंबर मजलिस शुरा पार्लियामेंट। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्यूरी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या एक सीट जो मियाँ वाली की थी जिस हवाले से सेक्शन 137 को इन्वोक किया गया था, इन्होंने वहाँ पे जो अपने असासाजात थे, जो एसेट्स थे वो डिक्लेयर नहीं किए, वहाँ पे जो तहाइफ लिए थे वो बेच के जो कीमत आई थी वो कीमत को अपने गोशवारों में जो है शामिल नहीं किया था या डिक्लेयर नहीं किया था। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्यूरी होगी, क्योंकि अभी डिटेल फैसला जो है वो सामने नहीं आया। आज भी जब पीटीआई ने उनसे राब्ता किया इलेक्शन कमीशन से कि हमें वो डिटेल जजमेंट जो दी जाए, तो वो जजमेंट अभी तक नहीं आई। अगर वो डिटेल फैसला आज जो 36 पेजों पे मबनी है तो उसके अंदर इस चीज़ का फर्दर हम फहम या इदराक कर सकते हैं, आया कि ये जो 6 नशिस्तें इमरान खान ने हालिया ज़िमनी इलेक्शन में जीती हैं, अगर एक सीट पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है तो व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ दो 6 सीट्स जो कि उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में जीती हैं। दूसरी ये चीज़ कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो पहलवान अपना मैच अखाड़े में लड़ता है और जब हम कोर्ट के बाहर आके ये सारी चीज़ें करते हैं और कोर्ट के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स खुद तस्लीम कर लेते हैं, खुद हमें लीगल सुबकी का सामना करना पड़ता है, तो ये चीज़ें हमें बतौर पॉलिटिकल कारकुन ज़ेब नहीं देती। यही वो सारी कोर्ट्स थी जिन्होंने इनको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, यही वो आईनी इदारे थे जिन्होंने इनको एग्जेम्प्ट किया। और उस वक्त भी मैं ये ज़रूर बात करूंगा कि जो बैरिस्टर सलमान सद्दे थे या हामिद खान जैसे जो जय्यद वकला थे, उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया। और बहरहाल अगर हम ओवरऑल देखें ये सारी चीज़ें, तो इनके नज़दीक जितने भी इनकी लीगल फ्रेटर्निटी की टीम है, अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे मैटर्स है, जस्टिस काजी फाइद ईसा का रेफरेंस हो जिस पे इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया कि मुझे गलत गाइड किया गया। फिर उसके बाद HM 9060 का इशू हो, वो शहजाद अकबर की तैनाती हो, वो एसेट रिकवरी का मैटर हो, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिसे डेलिब्रेटली खुद सोचना चाहिए था। और जब इमरान खान साहब बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनको अपने एसेट डिक्लेयर करने थे, इनकी लीगल टीम के अंदर प्रॉपर उसकी तैयारी मौजूद होनी चाहिए थी कि आपने किस टाइम के अंदर, किस पीरियड के अंदर, किस टेन्योर के अंदर ये अपने सारे असासाजात डिक्लेयर करने हैं। ठीक है। अच्छा, वक़ास अब्रेज़ खान साहब, आपकी जानिब वापस आऊँगा। अभी राना अरशद साहब की जानिब मैं जाना चाहूँगा। राना अरशद साहब, आप कहिएगा, अब से पहले बतूल जंजुआ साहिबा ने एक सवाल उठाया था, वो ये कि तोशाखाना का हिसाब आपके लीडर ने क्यों ना दिया और उनकी नाअहली क्यों ना हुई? पहले इस पॉइंट को क्लियर कर दीजिए सर, क्या आपके लीडर ने हिसाब दिया और उसमें उनकी नाअहली क्यों ना हुई? जैन साहब, हकायक बड़े एक खुली किताब की माने जाए। बिन नवाज शरीफ साहब ने तो जो उनके वालिद मोहतरम की इत्तेफाक फाउंड्री 1930 या 35 में बनी थी, वहां से लेकर आज तक का हिसाब दिया, 3 पुश्तों का हिसाब दिया, और 2 तिहाई अक्सियत रखने वाले प्राइम मिनिस्टर को
बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में डिसमिस किया जाता है। और अगर बेटे से तनख्वाह लेते और उसको छुपाते तो मैं समझता हूँ एक जुर्म था। और तनख्वाह ना दी और फिर उस पर निगरान जज भी मुकर्रर हुए। हमने तमाम फैसलों को सीने के साथ लगाया। सेम डे मियां नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली कर दिया और बाद में उनको पार्टी की सदारत से भी फारिग कर दिया जाता है। तो फिर मुझे बताएं कि सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट लेने वाले आज कौम को बता सकते हैं कि 2018-19 में उनके सासे कितने थे और 2017-18 और फिर 18-19 के सासाजात में जो फर्क है, जो डिफरेंस है, जो इनकम में इजाफा हुआ है, वो किस तरह होता है। फिर माशाल्लाह ज़मान पार्क लाहौर में एक नया महल बनता है तो उसका कोई नक्शा फीस, वो पैसे, वो 30 या 25 करोड़ कहां से आते हैं। खुद तो वो लोगों के घर गिराते हैं और 350 कनाल का घर बनी गाला में जो है वो 12 लाख रुपए सीडीए को देकर रेगुलर करवा दिया जाता है और खुद सादिक और अमीन भी बनते हैं। तो आज इशू ये है कि मेरे भाई विकास साहब बड़ी फहम फरास्त रखते हैं। मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं समझता हूं कि किसी की भी लीडरशिप का जो स्पोर्ट्समैन होता है वो ग्राउंड में खेलता अच्छा लगता है। जब हम दूसरों की नाहिली पर खुश होते थे तो ये नौबत आ गई। हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर उस वक्त भी सोचते थे कि वो नहीं अच्छा हुआ। आज भी मैं कहता हूं कि ये अच्छा नहीं है, यहां तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन तोशा खाना के जो गिफ्ट हैं वो मैं या कुछ जबरदस्ती तो नहीं इमरान खान साहब को दे गए या किसी ने फरोख्त कर दिए या खजाना खास्ता जो पेमेंट देनी थी वो किस अकाउंट से हुई है वो तो खान साहब ने हिसाब देना है। हमने हिसाब दिए भाई। हमदा शबाश ने तो 22 महीने जेल काटी। अच्छा राना शाह साहब, जो सवाल उठाया जाता है वो ये उठाया जाता है कि गाड़ियां थी, गाड़ियां रखी गई नवाज शरीफ साहब की जानिब से, लेकिन उसका जवाब जमा नहीं करवाया गया। तोशाखाना को लेकर अगर देखा जाए तो तोशाखाना के हवाले से बता दीजिए। गाड़ियों के ऊपर बड़ी बात आती है कि गाड़ियां रखी गई, गाड़ियों का हिसाब नहीं दिया गया। मैं समझता हूं गाड़ियों का हमने तो हिसाब दे दिया, हम तो हिसाब मजीद देना चाहते हैं। और अगर हमने कुछ चीज छिपाई है, हमने अगर गाड़ी एक प्राइम मिनिस्टर का जो मैं समझता हूं प्रोटोकॉल होता है या प्रिविलेज होता है या आइन उनको वो हक देता है, वो हर प्राइम मिनिस्टर का होता है। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज साहब ने गाड़ी ली और उसकी पेमेंट नहीं दी तो बिल्कुल मियां नवाज साहब उसके जिम्मेदार हैं। और अगर हमने वो गाड़ी खरीद के आगे फरोख्त कर दी या उसी कंपनी को दे दी जिस कंपनी से वो हमें गिफ्ट आई थी तो उसका भी हम हिसाब किताब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम ये कहें कि फलां ने ये किया है तो लिहाजा हमारे लिए भी जायज है, मैं समझता हूं कि ये किसी के लिए भी जायज नहीं है। मुझ समेत हर आदमी कानून का पाबंद है, 1973 के आइन का पाबंद है। ठीक है राना शाह साहब, पॉइंट आपका आ गया। बतूल जंजू साहिबा, आपकी जानिब में आना चाहूंगा। इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूं, कानून की हुक्मरानी की बार बार उन्होंने बात की। बड़ी अच्छी बात है, कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जब भी कोई फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आता है तो इसी तरह का उनकी जानिब से बिहेव किया जाता है। तो मैडम, बेहतर नहीं होगा कि जो फैसला आपके खिलाफ आए उसके ऊपर भी आप तहम्मुल का मुजाहिरा करें? जी, हमने तो अभी सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा ही किया है। कल आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान साहब ने खुद ऑन एयर आके कहा कि जितने लोग प्रोटेस्ट करे हैं उनसे कहा कि इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए। हम जो एक है अपना जो लीगल प्रोसीजर है हम उसको कोर्ट पे लेकर जाएंगे। तो हमने तो देखे एहतराम भी किया, इस मुल्क के अवाम का जो ख्याल भी। तो फिर मैडम लॉन्ग मार्च वाली बातें क्यों? लॉन्ग मार्च वाली तो ये अदालत के खिलाफ तो नहीं है। लॉन्ग मार्च वाली तो हमारी ये जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत की जो है, जो आई है, जिस तरीके से आई है, जिस तरीके से इनको इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, निकाला गया पार्लियामेंट से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, उसके खिलाफ है कि कितनी इन्होंने साजिशें करके कैसे एक वहां से एक लेटर आता है जो साइफर है वहां पर आता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर पीडीएम में ऐड करें। लॉन्ग मार्च तो हम क्या हमारे जो फैसले हैं, हमारा जो मुल्क है वो किसी और वहां पे जो उस पे इम्पोर्टेड लेटर भी चलेंगे, उस पे जो है इम्पोर्टेड जो है वहां से जाके यहाँ पे साजिशें नहीं चलेंगी। लॉन्ग मार्च तो हम कह रहे हैं कि हमारे जो अपने जो फैसले हैं, जो हमारी अपनी कौम है वो खुद मुख्तार है। हमें वहां से साइफर के जरिए ये पैगामात ना भेजे जाएं कि हमने
अपनी हुकूमत खुद चुननी है, ये हमारे फैसले हैं। लॉन्ग मार्च तो इसलिए, और देखें एक मार्च करना, प्रोटेस्ट करना, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है, हम उसको अच्छा मैडम, एक यहाँ पर एक और सवाल, आप ये नहीं समझती कि इस वक्त अगर इस चीज़ को थोड़ा सा मज़ीद मौखर कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो मुआशी हालात हैं वो आपके सामने हैं, तमाम के तमाम जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि जो मुआशी हालात हैं पाकिस्तान के बहुत बेहतर नहीं हैं। अगर आवाम इस तरह से सड़कों पर आएगी, सड़कें बंद की जाएंगी तो मज़ीद ये मईशत को धचका होगा। देखिए लॉन्ग मार्च का जो फाइनल प्लान है कि वो हमने सड़कें ब्लॉक करनी है, लॉकडाउन करना है, क्या करना है, इसका जो अभी ऐलान है वो इमरान खान साहब करेंगे। वो देखें एक्सपेक्टेड है कि वो फ्राइडे या थर्सडे को करेंगे असल प्लान, क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि वो उन्होंने खुद ही इसका ऐलान करना है। तो वो जब अनाउंस होगा तो हम देखेंगे कि वो क्या अनाउंस करते हैं। दूसरी चीज ये देखें, मुल्क के माशी हालात बहुत खराब हैं, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। केपी की सिचुएशन आपके सामने है कि इतना सुकून आ गया था हमारे सवात रीजन में, आज फिर वहाँ पे तालिबान आ गए। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, पेट्रोल प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आ रही। पहले दावे हुए थे कि डॉलर की प्राइस है जो उसको कंट्रोल किया जाएगा, वहां से फिर हमने एक इंपोर्टेड जो है एक समाज सेनेटर इंपोर्टेड हो गए थे, उनको फिर वापस हम यहाँ पे लेकर आए हैं कि वो शायद डॉलर को कंट्रोल कर सके, लेकिन उनसे भी ये जो सारी सिचुएशन है इकोनॉमिक क्राइसिस है कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है बतुल जन्नू साहब, आपका बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। इसी के ऊपर थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। राना अरशद साहब, आपने पॉइंट सुन लिया, ये तो हर पाकिस्तानी शहरी की आवाज़ है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं दिन ब दिन। जो रोटी कुछ दिन पहले 10 की मिल रही थी अब हर जगह 15 रुपए की है। अगर ये बैड गवर्नेंस के ही मामलात हैं तो सर इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? जैन साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं खुद लास्ट नोर में शबाशी साहब के साथ कैबिनेट मिनिस्टर था, तो पंजाब या सूबाई गवर्नमेंट जिम्मेदार होती हैं। हमारी अगर 3 महीने के लिए गवर्नमेंट आई थी हमजा शबाज की शक्ल में तो हम जिम्मेदार थे। वो 2200 रुपए में गंदम खरीदी गई जो है, आज वो मार्केट में माफिया के हाथे किसने चढ़वाई? पंजाब गवर्नमेंट आज जो इमरान खान का फरमान था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज लाई साहब है, तो आज वो उन्होंने बिठाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 9.5 साल से इनकी गवर्नमेंट है, कश्मीर में इनकी, गिलगित में इनकी। तो जब डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम नहीं करेंगी और सिर्फ इमरान खान साहब के जलसे और उनके लिए हेलीकॉप्टर, बिल्कुल ठीक पॉइंट राना साहब आपका आ गया। इसके ऊपर जरा मुझे जवाब ले लेने दीजिए। मैडम, आपने पॉइंट सुन लिया, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो जिम्मेदार होती हैं गवर्नेंस की, प्राइसेस को कंट्रोल करने की। तो ये सवाल तो आपसे भी बनता है कि क्यों अशियाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं? बात सुनिए, ये सबसे पहले पॉइंट तो खुद राना साहब ने कह दिया कि पंजाब में हमारी हुकूमत, केपी में हमारी हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत। तो जब सारे बड़े सूबों में जब सबसे ज्यादा सीट भी इमरान खान और पीटीआई के पास है, सारे बड़े सूबों में हुकूमत पीटीआई की है, तो फिर इस्लामाबाद हुकूमत किसकी है? 26 किलोमीटर की जो 26 किलोमीटर की आप गवर्नमेंट लेके बैठेंगे तो मुल्क की ऐसे ही तबाही निकलेगी। और वफाक ने एक मुझे बोलने का मौका दे राना साहब, राना साहब एक सेकंड के लिए बोलने का मौका दें तो उनका भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पॉइंट है कि पंजाब के हवाले से, पंजाब इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, वफाकी हुकूमत है, पंजाब के 176 अरब रुपए से ज्यादा देने हैं। आपने मुझे बताया अभी तक पंजाब का बजट क्यों नहीं हमें दिया? हम कितने इसको हम पंजाब असेंबली में भी इस पॉइंट को रेज कर चुके हैं। आपने अभी तक पंजाब को आप पंजाब के साथ क्यों ले रहे हैं? तो ये सारे अखराजात हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब 18 अमेंडमेंट आ चुके, जब सूबों को उनके हुकूक मिल चुके, ठीक है राना अरशद साहब, बतुल जन्नू साहिबा और वकास अब्रेज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त नाजरीन बिल्कुल हुआ चाहता है, सवाल तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना वक्त मौजूद नहीं है, इसलिए आज के प्रोग्राम को यहीं पर रोकना पड़ेगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।